इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 8 में आज हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम किसी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर तुरंत ही स्टार्ट नहीं हो जाता। हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए 10 से 15 सेकंड का वक्त लगता है और 10 से 15 सेकंड के बाद हमारा जो कंप्यूटर होता है वो फाइनली रेडी होता है यूज़ होने के लिए। तो इस पावर बटन को प्रेस करने और कंप्यूटर को रेडी होने में कुछ समय लगता है और इस समय में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रही हैं पावर बटन प्रेस करने और कंप्यूटर को फाइनली रेडी होने में, उनके बीच की जो प्रोसेस हो रही है इसी प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी बूटिंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले हम बूटिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। बूटिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर पावर ऑन होने के बाद धीरे धीरे काम करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस क्या है? बूटिंग प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें जब हमने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस किया उसके बाद में कंप्यूटर धीरे धीरे काम करने के लिए रेडी होता है। इसी धीरे धीरे काम करने के रेडी होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रक्रिया पावर बटन दबाने से शुरू होकर ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरी तरह लोड होने तक चलती है, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस होती है, ये कब स्टार्ट होती है? जब हमने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस किया। और ये बूटिंग प्रोसेस ख़त्म कब होती है? जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली हमारी प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस? बूटिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में स्क्रीन पर पहले कंपनी का लोगो, फिर लोडिंग और अंत में डेस्कटॉप या लॉगिन स्क्रीन दिखती है। यही पूरी बूटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इस बूटिंग प्रोसेस को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में देख भी सकते हैं। जैसे ही आपने कंप्यूटर या मोबाइल का पावर बटन ऑन किया तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में क्या दिखेगा? कंपनी का लोगो दिखेगा, ठीक है। मैंने इस बात को पहले ही आपके साथ क्लियर किया था कि मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें कंप्यूट कर सकती हैं वो सारी चीज़ें कंप्यूटर है, तो हमारा मोबाइल कंप्यूटेशन करता है, इसलिए हमारा मोबाइल भी कंप्यूटर है। तो जैसे हमारा डेस्कटॉप और लैपटॉप स्टार्ट होता है उसी तरीके से हमारा मोबाइल भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब अगर आप मोबाइल की बूटिंग प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को भी समझ जाएंगे। जैसे आपका मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल को ऑन करने के लिए जो पावर बटन होती है उसको आपने प्रेस किया। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कंपनी का लोगो दिखेगा, ठीक है। अगर आपका फ़ोन मोटोरोला का है तो आपको ऐसा मोटोरोला का लोगो दिखेगा। अगर आपका फ़ोन रेडमी का है तो आपको रेडमी का लोगो दिखेगा, ठीक है। और जब ये लोगो हटेगा तो आपको ऐसा कुछ लोड होने की प्रक्रिया दिखाई देगी, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। और फाइनली आपको डेस्कटॉप या लॉगिन स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल का होम स्क्रीन होगा वो फाइनली आपको दिखेगा। तो जैसे मोबाइल में होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंप्यूटर में भी सेम यही प्रक्रिया होती है। जब आप कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करेंगे, अगर सीपीयू अगर आपका अलग है, देखिए दो तरह के डेस्कटॉप होते हैं, ठीक है। ऑल इन वन डेस्कटॉप भी होते हैं और ऐसे पार्ट बाय पार्ट डेस्कटॉप भी होते हैं, ठीक है। मतलब कई कंप्यूटर ऐसे आते हैं जिसमें सीपीयू अलग से नहीं होता, ठीक है। ऐसा ऑल इन वन सिस्टम होता है, ऑल इन वन ऐसा, बस आपको एक स्क्रीन रहेगी और उसी के अंदर ही सीपीयू इनबिल्ट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर आपके पास अलग से सीपीयू है और आप इस सीपीयू की पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ये जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, इसमें आपको सबसे पहले इस सीपीयू की जो भी कंपनी है उसका लोगो दिखेगा, ठीक है। अगर आपका ये जो सीपीयू है ये डेल का है तो आपको डेल का लोगो दिखेगा। अगर आपका ये सीपीयू एसर का है तो आपको एसर का लोगो दिखेगा, ठीक है। या एचपी का है तो एचपी का लोगो दिखेगा। तो इस तरीके से पहले आपको लोगो दिखेगा, ठीक है, कंपनी का, जिस भी कंपनी का आपका सीपीयू है। उसके बाद में जैसे ही ये लोगो हटेगा तो उसके बाद में आपको लोडिंग का मैसेज दिख सकता है, ठीक है। लोडिंग, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड होने में समय ले रहा है तो आपको स्क्रीन पर ऐसे लोडिंग का
साइन दिखेगा, ठीक है। लोडिंग का ऐसा ब्लिंकिंग साइन भी हो सकता है और लिख के भी आ सकता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद में आपका डेस्कटॉप या लॉगिन स्क्रीन फाइनली आपको दिखेगी, ठीक है। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अब लोड हो चुका है। तो इस बूटिंग प्रोसेस को आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और सरल शब्दों में हम बूटिंग प्रोसेस को समझते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर रेडी होने तक की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। हमने पावर बटन प्रेस किया और हमारा कंप्यूटर फाइनली रेडी हो गया, उसके बीच में जो प्रोसेस हुई उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मोबाइल ऑन करने पर पहले लोगो आता है, फिर होम स्क्रीन आती है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, वैसे ही कंप्यूटर में पहले लोगो और फिर डेस्कटॉप आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बूटिंग प्रोसेस को होते हुए कंप्यूटर में और मोबाइल में दोनों में देख सकते हैं। उसके बाद बूटिंग के प्रकार को हम समझ लेते हैं। देखिए, बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद होता है, ऑफ होता है और उसे ऑन किया जाए तो जिस तरीके की बूटिंग होती है उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे रात को बंद कंप्यूटर को सुबह ऑन करना, मतलब कि आपने जब आप सोने गए रात में तो आपने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, और उसके बाद में जब सुबह उठे तो आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, ठीक है। तो इस तरीके की बूटिंग को हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसे रीस्टार्ट किया जाए, ठीक है। आपका कंप्यूटर अभी, जैसे मेरा कंप्यूटर ऑन है और अगर इस कंप्यूटर को मैं रीस्टार्ट करता हूं तो इस तरीके की बूटिंग को मैं क्या कहूँगा, वार्म बूटिंग कहूँगा। इसमें क्या होता है कि विंडोज़ में रीस्टार्ट बटन होता है, आपने उसको प्रेस किया या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाकर रीस्टार्ट किया तो ऐसे में जो बूटिंग होती है उसको वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका अंतर आप समझ लीजिए। कोल्ड बूटिंग मतलब वो कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद है, आपने अपने कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट किया तो उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। और अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपके कंप्यूटर की, अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि कंप्यूटर की स्पीड कम हो रही है तो आपने अपने कंप्यूटर क्या किया, रीस्टार्ट किया, तो इस तरह की बूटिंग को हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। तो वार्म बूटिंग दो तरीके से की जा सकती है। कोल्ड बूटिंग के लिए तो हमें कंप्यूटर की पावर बटन को ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वार्म बूटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके कंप्यूटर में इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये रीस्टार्ट की बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखिए रीस्टार्ट, ठीक है। आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो बूटिंग होगी वो क्या होगी, वो वार्म बूटिंग होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन एक साथ दबाएंगे तो आपको भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें भी क्या होती है, वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। मैं आपको इसको प्रेस करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो रिकॉर्डिंग जो है रुक जाएगी। ये आप लोग खुद से करके देखिएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को साथ में प्रेस करिएगा तो आपको रीस्टार्ट करने का, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। तब हमारी जो बूटिंग होती है वो वार्म बूटिंग कहलाती है। इसके बाद अब हम बूटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बूटिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाइए तो आप ऐसे स्टेप्स में आंसर लिखिए, ठीक है। जैसे पहले आप लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा कि पावर ऑन करना, ठीक है। आपका कंप्यूटर बंद है पूरी तरीके से, आपने क्या किया, पावर बटन ऑन किया। पावर बटन जैसे ही आपने ऑन किया तो यूज़र पावर बटन दबाता है, ठीक है। यूज़र ने क्या किया, यूज़र मतलब कौन होता है, यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर को यूज़ करने वाले को हम यूज़र कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये भविष्य में हमेशा ये वर्ड यूज़ होगा। तो यूज़र पावर बटन दबाता है, उसके बाद कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस किया तो कंप्यूटर को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। उसके बाद CPU, रैम, हार्ड डिस्क, फ़ैन आदि पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने पावर बटन प्रेस किया तो जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए जब आप डेस्कटॉप ऑन करते हो तो फ़ैन घूमने लगता है और लाइट जल जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करोगे तो आप महसूस करोगे, आप ध्यान दोगे कि एक फ़ैन होता है कंप्यूटर में, ठीक है, वो घूमने लगता है और लाइट अंदर कुछ जल जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि कंप्यूटर के अंदर फ़ैन क्यों होता है।
कंप्यूटर के अंदर फ़ैन इसलिए होता है क्योंकि जब CPU काम करता है, जब CPU प्रोसेसिंग करता है तो काफ़ी हीट जनरेट होती है, ठीक है। अगर उस हीट को कम ना किया जाए तो कंप्यूटर बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसीलिए CPU के पास में फ़ैन लगाया जाता है। ये फ़ैन क्या करता है, इस हीट को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये होता है फ़ैन का उपयोग, और सारे कंप्यूटर में, सारे लैपटॉप्स में फ़ैन होता है ताकि हीटिंग प्रॉब्लम को कम किया जा सके, ठीक है, कंप्यूटर की। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने पावर बटन को प्रेस किया, ठीक है। तो जैसे ही पावर बटन को आपने प्रेस किया तो आपका जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइट जल जाती है, फ़ैन घूमने लगता है। और ये होने के जस्ट बाद स्टेप 2 में बायोस और UEFI स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो बायोस और UEFI क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो जैसे ही आपने पावर बटन प्रेस किया तो जो पार्ट्स थे आपके एक्टिव हुए, और उसके बाद में जो बायोस और UEFI है वो स्टार्ट होता है। तो पावर मिलते ही बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या UEFI यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, बायोस और UEFI, दोनों का फुल फॉर्म आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और UEFI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो जैसे ही हमने पावर बटन प्रेस किया तो सारे कंपोनेंट्स एक्टिव हुए, और उसके बाद में बायोस और UEFI, मतलब बायोस या UEFI स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बायोस और UEFI क्या है, बायोस UEFI एक छोटा प्रोग्राम होता है जो रोम में स्टोर रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा भी करी थी कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम, और वो रोम ही है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि इस रोम में ही वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो रोम में ये यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि रोम में छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे ही हमने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस किया तो ये छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस छोटे से प्रोग्राम को हम बायोस या UEFI बोलते हैं। बायोस पहले के कंप्यूटर्स में यूज़ होता था, आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में UEFI का उपयोग होता है, ठीक है। मतलब इस छोटे से प्रोग्राम को हम बायोस या UEFI कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ स्टोर रहता है, जो रोम में स्टोर रहता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल और स्टार्ट करता है। तो ये जो प्रोग्राम लिखा है ना, कहाँ पे लिखा है, रोम में लिखा है, ये प्रोग्राम ही बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है और पूरी बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कौन, ये प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, बायोस या UEFI, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और UEFI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है फर्मवेयर, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि अभी तक इस वीडियो में हमने हार्डवेयर की चर्चा की है ना, हार्डवेयर की हमने चर्चा की है, और साथ में हमने सॉफ्टवेयर की भी चर्चा की है। लेकिन एक और तरह का कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में, एक और तरह की चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फर्मवेयर, ठीक है। अब फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर से हमारा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। अगर किसी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है तो उस हार्डवेयर में फर्मवेयर को हमें इम्बेड करना होता है, ठीक है। फर्मवेयर बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर में इम्बेड किया जाता है, और इसी फर्मवेयर की वजह से हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है, और फर्मवेयर भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा छोटा सा, जिसमें बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं हार्डवेयर के लिए, और इस फर्मवेयर को हम हार्डवेयर में इम्बेड करते हैं, ठीक है, इम्बेड कर देते हैं। मतलब आप इस फर्मवेयर को जब जैसे ये हमारे पास रोम है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो इस रीड ओनली मेमोरी में हमने क्या किया है, इस फर्मवेयर को, किस फर्मवेयर को, बायोस और UEFI को इम्बेड कर दिया है, किसमें, रोम में, ठीक है। और रोम में ये बायोस और UEFI इम्बेड होने की वजह से ही, ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है
तो भी ये जो प्रोग्राम है हमारे हार्डवेयर में इम्बेड रहते हैं, और जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले यही प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर तो तब चलेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने के लिए भी कुछ प्रोग्राम चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो यही इंस्ट्रक्शन फर्मवेयर कहलाता है, ठीक है। और फर्मवेयर का एग्जाम्पल क्या है, बायोस और UEFI। ओके, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी और याद रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर में UEFI ज़्यादा फास्ट काम करता है, जैसे विंडोज़ 10 और 11 में। जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न कंप्यूटर में UEFI का ही उपयोग किया जाता है। तो दो स्टेप हमने समझ लिया। पहले स्टेप में हमने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस किया, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पावर बटन प्रेस करने के बाद में जो बायोस है या UEFI है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बायोस या UEFI अब स्टार्ट हो गए। अब इन्होंने ही, मतलब इन दोनों में से किसी एक ने, मॉडर्न कंप्यूटर में UEFI होता है, इसलिए हम UEFI इस वीडियो में आगे हम बोल सकते हैं बार बार, ठीक है। तो जैसे ही हमने पावर बटन प्रेस किया सारे कंपोनेंट एक्टिव हो गए, और उसके बाद में UEFI हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। UEFI क्या है, UEFI एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि पूरी बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब ये UEFI ही आगे की सारी बातों को, आगे के सारी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि बायोस सबसे पहले पोस्ट टेस्ट करता है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे बायोस बोल लीजिए, चाहे आप UEFI बोल लीजिए, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि पहले के कंप्यूटर में जो रोम में जो फर्मवेयर इंस्टॉल्ड रहता था उसको हम बायोस कहते थे, लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स में जो फर्मवेयर रोम में इंस्टॉल्ड रहता है उसको हम UEFI कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं बायोस आए तो आप समझ लेना कि बायोस या UEFI दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो लिखा है हम उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या है कि अब हमारा जो बायोस है, जो कि स्टार्ट हो चुका है, अब वो बायोस क्या करेगा, बायोस सबसे पहले पोस्ट टेस्ट करता है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब कि कंप्यूटर का जैसे ही पावर ऑन किया गया तो कंप्यूटर जो है खुद की टेस्टिंग करता है, सेल्फ टेस्ट करता है। कंप्यूटर क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है, मतलब खुद की टेस्टिंग करता है कि मेरे सारे कंपोनेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही जो बायोस है वो पोस्ट प्रोसेस स्टार्ट करता है तो इसमें चेक होता है, क्या चेक होता है कि रैम ठीक है कि नहीं, कीबोर्ड माउस काम कर रहे हैं कि नहीं, मॉनिटर जुड़ा है कि नहीं, ठीक है। और साथ में हार्ड डिस्क सही से काम कर रही है कि नहीं, और ऐसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बेसिकली चेकिंग होती है, ठीक है। उनकी टेस्टिंग होती है कि वो सारे कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे टीचर क्लास शुरू होने से पहले अटेंडेंस चेक करता है, वैसे ही कंप्यूटर अपने पार्ट्स चेक करता है। तो क्लास शुरू होने से पहले टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं कि नहीं। वैसे ही कंप्यूटर फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले चेक करता है कि सारे पार्ट्स एक्टिव हैं कि नहीं, सारे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है पोस्ट, मतलब कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बीप साउंड आती है या एरर मैसेज दिखता है, ठीक है। तो जब ये कंप्यूटर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो आपको बीप साउंड सुनाई देगा या तो आपको एरर मैसेज दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, पोस्ट हो गया। उसके बाद स्टेप 4 होता है बूट डिवाइस ढूंढना, ठीक है। पोस्ट पूरा होने के बाद जो बायोस या UEFI होता है वो बूट डिवाइस सर्च करता है। बूट डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क, STD, पेन ड्राइव या CD DVD, ठीक है। जहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी डिवाइस से बूटिंग होती है, ठीक है। तो जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो मैंने पहले बताया कि देखिए कंप्यूटर में क्या होता है कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें जो मेमोरी होती है, मेमोरी वो दो तरह की होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है रैम और रोम, है ना, हमने समझा था। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास होता है HDD, SSD, ठीक है, पेन ड्राइव या CD DVD, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है इस बात को मैं समझाता हूँ
कि पोस्ट पूरा होने के बाद बायोस या यूएफआई बूट डिवाइस सर्च करते हैं। बूट डिवाइस सर्च करना मतलब कि देखिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या तो हार्ड डिस्क में होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम पूरा का पूरा खाली हो जाता है, ठीक है, रैम में कुछ नहीं है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या तो हार्ड डिस्क में होगा, अगर आपके कंप्यूटर में एसएसडी है तो हो सकता है एसएसडी में हो। अगर आप पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने पेन ड्राइव का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में भी हो सकता है। या अगर आप अपने सिस्टम को सीडी या डीवीडी से बूट कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी या डीवीडी में हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये पोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद में जो बायोस या यूएफआई होता है वो क्या करता है, वो बूट डिवाइस सर्च करता है। वो सर्च करता है कि कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, एसएसडी में भी हो सकता है, पेन ड्राइव में भी हो सकता है, सीडी डीवीडी में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो बायोस या यूएफआई है वो बूट डिवाइस को ढूंढता है, ठीक है। तो अगर हार्ड डिस्क में मिल गया तो हार्ड डिस्क से लोड होना शुरू हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं मिला तो एसएसडी में सर्च करेगा, नहीं मिला तो पेन ड्राइव में सर्च करेगा, नहीं मिला तो सीडी डीवीडी में वो सर्च करेगा, ठीक है। जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी डिवाइस से बूटिंग होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ भी होगा वहीं से हमारी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है कि अगर यूएसबी में विंडोज़ इंस्टॉलर है तो बायोस यूएसबी को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि कई बार हम क्या करते हैं कि अपने पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमें नया विंडोज़ इंस्टॉल करना होता है या फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम अपने पेन ड्राइव से, ठीक है, पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को बूट कराते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि अगर यूएसबी मतलब पेन ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉलर है, मतलब कि विंडोज़ जो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर हमारे पेन ड्राइव से इंस्टॉल होने वाला है या बूट होने वाला है तो बायोस जो होता है वो यूएसबी को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। तो जो बायोस होते हैं, बायोस या यूएफआई, वो फिर यूएसबी से बूट कराते हैं। इस यूनिट के ख़त्म होने के बाद हमें इस बात को भी समझना है कि हम किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो जब हम उस बात को समझेंगे तब हम इस लाइन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें जो हमारा बायोस या यूईएफआई होता है वो बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है, मतलब जहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस डिवाइस को सर्च करता है। और उसके बाद में अब क्या होगा, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया या हमें वो डिवाइस मिल गई जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो स्टेप 5 में क्या होगा, बूट लोडर लोड होगा, ठीक है। अब बूट लोडर क्या होता है, बूट डिवाइस मिलते ही बायोस वहाँ से बूट लोडर को रैम में लोड करता है। बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी हार्ड डिस्क में है, ठीक है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, हमारी हार्ड डिस्क में है। तो अब हार्ड डिस्क से जो बायोस होगा वो क्या करेगा, बूट लोडर को रैम में लोड करेगा। बूट लोडर क्या होता है, बूट लोडर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो को ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कराने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं, बूट लोडर कहते हैं, ठीक है। बूट लोडर भी क्या है, एक प्रोग्राम ही है, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में यानी कि रैम में लोड कराने में हमारी हेल्प करता है। एग्जांपल के लिए विंडोज़ में बूट लोडर विंडोज़ को स्टार्ट करता है। तो जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम जो हमारे पास प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए उसको हम बूट लोडर कहते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम उस छोटे से प्रोग्राम को ग्रब बूट लोडर कहते हैं, ठीक है। तो लिनक्स अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो जो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है उस प्रोग्राम को हम ग्रब बूट लोडर कहते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस प्रोग्राम को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा उसको हम बूट लोडर कहते हैं, ठीक है। पहली बार में ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, सबको लगती है, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे, कई बार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे, तो ये बातें आपको धीरे धीरे इजी लगने लग जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई लाइन में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल मुझे पूछते रहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं और आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं।
ठीक है। तो स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, बूट लोडर को लोड कर रहे हैं। इसका हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि जैसे ट्रेन का इंजन पूरी ट्रेन को चलाता है, वैसे ही बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कराता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेन के इंजन जब आगे बढ़ता है तो पूरी ट्रेन आगे बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही जो बूट लोडर होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो लोड होना शुरू होता है। मतलब बूट लोडर जैसे ही एक्टिव हुआ, वो प्रोग्राम जो है एक्टिव हुआ, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी प्राइमरी मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 है। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइनली रैम में लोड होना शुरू हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, स्टेप 6। अब विंडोज़ या लिनक्स की फाइल्स रैम में लोड होने लगती है। ठीक है, तो अब स्टेप 6 में फाइनली क्या हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ की फ़ाइल, और अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लिनक्स की फ़ाइल रैम में लोड होना शुरू हो जाती है। तो इस समय क्या होता है, इस समय कर्नल लोड होता है, ड्राइवर्स लोड होते हैं और डिवाइसेस रेडी होती हैं। ठीक है, तो कर्नल क्या है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक काम होता है वो कर्नल करता है। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनेगा तो वो कर्नल के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, मतलब कर्नल आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक काम है वो कर्नल ही करता है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लिनक्स, विंडोज़, ठीक है, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन उन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन केंद्र है, जो मेन काम है, वो कर्नल करता है। ठीक है, तो जब स्टेप 6 में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कर्नल लोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में है, सेकेंडरी डिवाइस में है, तो ये 2 से 4 GB का स्पेस लेता है। ठीक है, इस बात को समझिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए पहली बार में, मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करिए, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तो लगभग 2 से 4 GB का होता है, चाहे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करिए, चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करिए। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है उसकी जो रैम होती है वो 2 से 4 GB की ही होती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका वो 2 से 4 GB का होता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका कंप्यूटर है, तो उसकी रैम 2 GB में भी होती है, 4 GB की भी होती है, 6 GB की भी होती है। तो ये इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस 2 GB के रैम में लोड किया जाएगा तो आपकी पूरी रैम तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही भर जाएगी, तो आप बाकी एप्लीकेशन, बाकी सॉफ्टवेयर कैसे चला पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि कर्नल लोड होता है, आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड होगा। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड होता है, क्योंकि कर्नल जो होता है उसका साइज़ काफ़ी कम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, इसलिए एक्चुअल में रैम में कर्नल लोड होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कर्नल में वो सारी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने ऊपर रन करा सके। इसलिए जब हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड होता, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो लोड होता है बेसिकली रैम में। ठीक है, तो आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 में क्या हुआ कि कर्नल लोड हुआ, ड्राइवर्स लोड हुआ। ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं, वो ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, और डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर की बाकी डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें रेडी होती हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल लोड हो जाता है तब। स्क्रीन पर आपको विंडोज़ का लोगो या लोडिंग एनिमेशन दिखता है। ठीक है, आपको तो विंडोज़ अगर आपका है तो विंडोज़ का लोगो दिखेगा। ये तो फिर लोडिंग एनिमेशन मतलब वही जो आपको मैंने बताया था, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लोड होता है, ऐसे गोल गोल ऐसा बिंदी बनती रहती है। ठीक है, उसी को कहते हैं लोडिंग एनिमेशन। एग्जाम्पल के लिए कि स्टार्टिंग विंडोज़ या लोडिंग लिखा हुआ दिखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता दिखेगा। तो ये देखिए इतना टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस होती नहीं है, ये प्रोसेस काफ़ी स्पीड में होती है और हमें पता भी नहीं चलता कितनी सारी चीज़ें हमारे पीछे हो गई। उसके बाद स्टेप 7 में क्या होता है, स्टेप 7 में लॉगिन स्क्रीन और फाइनल इनिशियलाइजेशन होता है।
इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह लोड होने के बाद लॉगिन स्क्रीन आपको दिखती है। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन आपको दिखती है। ऐसा स्क्रीन के अंदर आपको ऐसा साइन इन नाम की बटन दिखती है, साइन इन दिखती है, या अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाता है। यूज़र पासवर्ड डालता है या डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंचता है। तो अगर आपके में पासवर्ड है तो पासवर्ड आप डालने के बाद एंटर करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, और नहीं है तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। और जब ये प्रोसेस होती है तो बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स लोड होते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम होते हैं जो कि आपका कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही वो फटाफट अपने से लोड हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, जैसे एंटीवायरस, साउंड सिस्टम, आपका नेटवर्क सर्विसेज, ये सब क्या होती हैं, अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं, आपको अलग से नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, अब आपका वाईफाई वाला जो ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे ये वाईफाई वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये अपने से ऑन हो जाता है। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट अलग से नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसी के साथ साउंड वाला जो ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वो अपने से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं, ये अपने से स्टार्ट हो जाती हैं। अब कंप्यूटर पूरी तरह रेडी होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो इतना ये होती है बूटिंग प्रोसेस, और फाइनली आपका कंप्यूटर अब रेडी है काम करने के लिए। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस का आसान फ्लो है, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। तो आसान फ्लो क्या है, मतलब जो ऊपर हमने समझा है ना, इसी बात को ऐसा ऐसा शॉर्ट में लिख दिया गया ताकि आप रिवाइज कर सकें। जैसे आपने पावर बटन ऑन किया तो सबसे पहले क्या हुआ, बायोस या यूएफआई स्टार्ट हुआ, उसके बाद में पोस्ट टेस्ट हुआ, उसके बाद में बूट डिवाइस सर्च हुआ, उसके बाद में बूट लोडर लोड होता है, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, हमने यही सब अभी ऊपर पढ़ा है। उसके बाद में लॉगिन स्क्रीन आपको दिखती है और कंप्यूटर फाइनली आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर हमने प्रोसेस समझी उसको आप शॉर्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं ताकि आपको सीक्वेंस आपका ना गड़बड़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बायोस और यूईएफआई क्या है, बूटिंग को स्टार्ट करते हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो बूटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पोस्ट क्या है, हार्डवेयर चेक करता है। बूट लोडर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कोल्ड बूट क्या है, अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है और आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो वो कोल्ड बूट है। वार्म बूट क्या है, अगर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया तो वार्म बूट है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंक्लूजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए, क्या पता कि ये पॉइंट्स आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दें। देखिए क्या है कि बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर को जीवन देने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब आपका कंप्यूटर बंद था तो कंप्यूटर आपका उसमें कोई जीवन नहीं था, लेकिन जैसे ही बूटिंग प्रोसेस ने क्या किया, आपके कंप्यूटर को जीवन दे दिया। मतलब आपका कंप्यूटर अब जिंदा हो गया, आप उसे अब यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले हार्डवेयर चेक होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और अंत में यूज़र को डेस्कटॉप लॉगिन स्क्रीन मिलती है, तभी कंप्यूटर सही तरीके से काम करने लायक बनता है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस की वजह से ही हम कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट्स से हमने बूटिंग प्रोसेस के बारे में इतनी डिटेल में हमने चर्चा की, इस नोट्स अगर आपको पढ़ना है तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट दिखेंगे। आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपको ये फाइनल एक PDF मिलेगा। इस PDF पे जब आप क्लिक करोगे ना तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सबके नोट्स मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। फ़िलहाल अभी यूनिट 1 के नोट्स पे ही मैं काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे नोट्स देखें हिंदी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये नोट्स मिल जाएगी जिससे हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 की नोट्स है ये, है ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स हो गई, आप डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी आप इस नोट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।